हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं जेके पीएससी यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उस एग्जाम की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था और हमें किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जितना वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट ये कि आप ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज़, जो भी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, हर स्टूडेंट को अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। किसी की स्ट्रेटजी जस्ट आपको कॉपी करके फॉलो नहीं करनी है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट करके अपनी खुद की उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसमें जो आपको सूट करता हो वो पॉइंट्स आप उठा लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। ठीक है, सो इसलिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो सारी आपको स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से सुननी है। जो आपसे रेलेवेंस होगा वो आप उसको पिक करके, आप नोट डाउन करके उसको रिलीजियसली फॉलो करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस एग्जाम की ब्रीफ डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं वो 50 नोटिफाई की गई हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने की 28 जनवरी है। इसका मतलब अभी फॉर्म्स अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट बोली गई है वो है 4th वीक ऑफ अप्रैल 2023, यानी आप मान के चलिए कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो टाइम पीरियड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आई थिंक लास्ट ईयर 1 और 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। सो और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जस्ट अभी पास आउट हुए होंगे इस साल, उन लोगों ने भी ये फॉर्म फिल कर रहा होगा या करने वाले होंगे। सो सभी चीज़ों को मैं सभी लोगों को एक साथ लेकर चलूंगा। सो जो भी रेलेवेंसी जहां पर आप बैठे आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न है 2023 के लिए वो उसमें 2 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज रहेगी हमारी रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम जो होगा दैट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम इसमें नहीं होना है। तो पहली स्टेज में रिटन एग्जाम होगा जिसमें बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी नॉन टेक क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसके सिलेबस में। और ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट्स का है, यानी अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा ले सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के लेवल रहेगा वो अच्छा लेवल का रहेगा। जस्ट आपके वन लाइनर नहीं रहेंगे कि आप बिना दिमाग लगाए आप सिर्फ टिक मारे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको जब पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है उस एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि आपको रोट लर्निंग पे, वन लाइनर वाले पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है। बहुत ज्यादा वो आपको इस एग्जाम में हेल्पफुल नहीं होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिल रहा है तो अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हो तो विल बी योर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जो आपने सही किया होगा उससे भी 0.25 डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो आप गेस फैक्टर है वो आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो गेस वर्क आपको अवॉइड करना है, उस पर आपको रिलाई नहीं करना है। ठीक है, जो भी आप गेस वर्क करते हो तो दैट शुड बी लॉजिकल एंड सम कंसेप्ट शैल बी बिहाइंड दैट गेस वर्क। तो पहली स्टेज जो होगी वो रिटन की होगी, जिसमें इस 120 मार्क्स को 68 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, और इस 120 मार्क्स में जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी दूसरी स्टेज जो होगी वो इंटरव्यू की होगी, यानी वाइवा वाइस की होगी। आपकी इसमें इंटरव्यू होगा।
यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा बेसिकली, जिसमें जिसका आपका वेटेज रहेगा 25 पॉइंट्स का। तो टोटल आपका हो जाएगा 68 प्लस 25 यानी 93 पॉइंट्स में आपको फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 93 पॉइंट्स की बनेगी। ठीक है, तो मार्क्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू दी पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 स्टेज का है, तो आपको रिटन में अच्छा परफॉर्म करना है, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर आपको रिटन में अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू विल बी फाइनली, अगर आपका एवरेज इंटरव्यू भी जाता है तो यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड, बिकॉज वैकेंसीज कम है इसका, और 50 वैकेंसीज हैं केवल, और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 150 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा, तो देयर विल बी अ गुड कंपटीशन। तो कंपटीशन अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो आपकी सिर्फ नॉर्मल और रूटीन पढ़ाई से आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। आप जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है पढ़ाई का, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था दैट वाज इन 2021, आई थिंक अगस्त में हुआ था पेपर 2021 में। तो अगर सिलेबस भी सेम था, कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया इन्होंने, सेम सिलेबस पर फिर से एग्जाम होने वाला है। तो अगर देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम सिलेबस जो इन्होंने अनेक्शर के फॉर्म में दिया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, आपको पार्ट्स के टर्म्स में देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस, 3 सब्जेक्ट हैं। सेकेंड स्टेज में आपके स्टील, कंक्रीट, मैसनरी है। थर्ड कैटेगरी में फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल और हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक मशीन्स है। फोर्थ में जियोटेक है आपका। फिफ्थ में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है, जिसमें पार्ट सीपीएम, नेटवर्किंग, वो सारी चीजें हैं। फिर सिक्स्थ पार्ट में सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें सर्वेइंग, रेलवे और हाईवे इंजीनियरिंग तीनों है। हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 7th ग्रुप में है। 8th में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। 9th में आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। तो जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ज्यादा एफर्ट मांग रहा है प्रिपरेशन के लिए। सो अगर लास्ट ईयर का एनालिसिस करें, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया कि कितने थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए और किस टॉपिक से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने पूछे गए, और न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्या क्या थे। ठीक है, और उन पर्टिकुलर ग्रुप्स का क्या वेटेज था। तो पर्पस ये है एनालिसिस का, ये अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है कि जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहली आपको जरूरत है कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स एक बार जरूर देखें कि किस लेवल पे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, क्या अप्रोच है एग्जाम की। तो एग्जाम की अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, उस पर्पज से मैंने ये एनालिसिस किया है। तो अप्रोच समझने के लिए आप देखोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही टॉपिक्स आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको जो असेसमेंट करना है कुछ इस लेवल पे जाके करना है, अपना सेल्फ इवेल्युएशन जो करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीजें बता रहा हूँ ये आपके असिस्टेंट इंजीनियर और जेकेएसएसबी जो जूनियर इंजीनियर है दोनों के लिए वैलिड है। सिर्फ एनालिसिस मैं यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का कर रहा हूँ, बट जो स्ट्रेटजी है वो एज इट इज जेकेएसएसबी जेई के लिए भी फॉलो होगी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल बी मेकिंग सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ टॉपिक एनालिसिस ऑफ जेकेएसएसबी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसका कर दूंगा मैं, लेकिन आपको स्ट्रेटजी ओवरऑल कुछ इसी तरह की रखनी है। ठीक है, तो पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें थ्योरी में इलास्टिकल कोलिजन पे केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए वो 4 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिक्स के। सोम में थ्योरी का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया टॉर्क, और 2 न्यूमेरिकल्स पूछे गए बीएमडी के कॉन्ट्राफ्रैक्चर से रिलेटेड, और शियर स्ट्रेस पर 1 न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो टोटल 3 क्वेश्चंस केवल पूछे गए सोम पे। और स्ट्रक्चर एनालिसिस पे हमारा 5 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 1 थ्योरी का क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन से न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो टोटल हमारे हो गए 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 120 क्वेश्चन में से आपके टोटल 13 क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोम है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, इस पे इनका फोकस जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे है। वेटेज आप देख रहे हो, तो आपको
इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखना है कि यू शुड बी फोकस ऑन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, आप इन सब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब वो कहां से प्रैक्टिस करनी है वो मैं भी सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिकॉज इन सब्जेक्ट से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड कैटेगरी में देखें तो स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन और कंक्रीट डिजाइन हमारा सेकंड ग्रुप है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें 6 क्वेश्चन स्टील के थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए थे, गेज लेंथ पे, स्ट्रट फेलियर मैकेनिज्म पर, और कंक्रीट में आपका एक क्वेश्चन फ्लैट स्लैब का थ्योरी का पूछा गया था और 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिसमें बीम का न्यूट्रल एक्सिस कहां पर पड़ेगा, टी बीम की इफेक्टिव डेप्थ आपको कैसे निकालनी है, आरसीसी स्लैब में लिमिटिंग रेनफोर्समेंट साइज क्या होता है, स्पेसिंग में क्या रिलेशनशिप होती है, और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल बेसिकली 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल अगर स्टील और कंक्रीट की बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज होता है। तो आप इस पे भी देख रहे हैं कि इन सब्जेक्ट्स पे भी हमारा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टील में तो सारे थ्योरी के पूछे गए, लेकिन कंक्रीट यानी आरसीसी में भी आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद 6th कैटेगरी जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड में सिर्फ एक सिंगल सोली सब्जेक्ट से 16 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 10 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, जिसमें पाइपेट ट्यूब पे, मॉडल एनालिसिस पे, पाइप नेटवर्क, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रायंगुलर नॉच, टर्बाइन सिमिलरिटी ट्यूब पे क्वेश्चन थे। और थ्योरी में सेंटर ऑफ प्रेशर, बर्नौलीज इक्वेशन पे क्वेश्चन था, लिफ्ट पे क्वेश्चन था, हम पे, शेयर वेलोसिटी पे, अल्टरनेट डेप्थ पे और टर्बाइन के कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें मिला जुला है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है अच्छे से और न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। ठीक है, जियोटेक में भी आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा था। जो 11 क्वेश्चंस थे ये आपके थ्योरी के पूछे गए, जिसमें सैंड ड्रेन्स, फुटिंग, शियर फेलियर, फ्लो नेट, कूलम्स थ्योरी पे क्वेश्चन, परमिबिलिटी पे, रोलर सुटेबिलिटी पे, शियर फेलियर पे, स्लोप स्टेबिलिटी पे, कंसोलिडेशन पे, सेटलमेंट एंड पाइल। तो आप देख पा रहे सभी जो टॉपिक्स हैं उनको ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और जो न्यूमेरिकल थे वो सॉइल क्लासिफिकेशन, एक्टिव प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी, एग्जिट ग्रेडियंट पे क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन में बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स में टोटल मिला के 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, जिसमें ब्रिक फ्लोरिंग है, टाइप्स ऑफ रूफ है, प्लास्टरिंग है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टिम्बर के डिफेक्ट्स हैं, साउंडनेस है, स्टोन एडिक्वेसी है, सीमेंट हाइड्रेशन है। और न्यूमेरिकल में आपका मिक्स डिजाइन में जो आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो, प्रपोर्शनिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, उस पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्लम्प और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में रिलेशनशिप पूछी गई थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आपके सीपीएम, नेटवर्क एलिमेंट्स और फ्री फ्लोट पे क्वेश्चन पूछा गया था और एक न्यूमेरिकल पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन पे। तो टोटल हमारे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाले ग्रुप में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सर्वे, रेलवे और हाईवे इंजीनियरिंग का। अगर इन तीनों को मिलाकर बात करें तो इसमें भी हमारे तीनों मिला के 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुपिंग है कुछ इस तरह से है कि ये कम ज्यादा वेरी करेगी। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे मत जाइए, हो सकता है सर्वे के ही 10 क्वेश्चन पूछ ले और रेलवे के 2 क्वेश्चन पूछे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका सिलेबस कवरेज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिलेबस कवरेज जो है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसके लिए फोर्स्ड नहीं हो। ठीक है, तो सर्वे में आपका सर्वे की बेसिक चीजें पूछी गई थी। टाइप्स ऑफ सर्वे पूछा था, एरियल सर्वे पूछा था, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ जिसमें पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एंड कंटूरिंग के मेथड्स पूछे थे। तो 4 सर्वे के क्वेश्चन पूछे थे, 3 रेलवे की थ्योरी और 1 न्यूमेरिकल पूछा था, ग्रेडियंट कैलकुलेशन। रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत लिमिटेड है जो स्कोप है वो न्यूमेरिकल्स पे है। तो जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं आपके ग्रेडियंट कैलकुलेशन के, कर्व कैलकुलेशन के, सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन के, वो आप जरूर कवर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इसमें हो गए। हाईवे इंजीनियरिंग में आपका पेमेंट, स्ट्रेसेस, इमल्शन, मार्शल टेस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा था। एक हमारा ग्रेडियंट का ब्रेकिंग डिस्टेंस से रिलेट करके न्यूमेरिकल पूछा था। तो टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे हाईवे के। तो टोटल 13 क्वेश्चंस थे, जिसमें मिक्स टाइप का था, आपका थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल भी थे।
उसके बाद हमारा वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी में भी 16 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 11 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे। इसमें फ्लड रिस्क, फाइन इंडेक्स, फ्लड फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी एंड डेल्टा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पे न्यूमेरिकल था। बाकी रेन, मस्किंगम रूटिंग, हाइड्रोग्राफ, ड्यूपिट्स असम्पशन, इवापोट्रांसपिरेशन, फोर्सेस ऑन डैम, ट्रैप एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक डिजाइन, फ्लो मास कर्व, इरिगेशन एफिशिएंसी, कैनाल फ्लॉ एंड वाटर लॉगिंग। तो लगभग 40% क्वेश्चन थे जो मतलब 16 में से 7 क्वेश्चन हमारे हाइड्रोलॉजी के थे, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी का वेटेज भी 50% था वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। तो ठीक है, तो टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 4 क्वेश्चंस आपके क्लोरीन रिक्वायरमेंट, सेडिमेंटेशन टैंक, एफिशिएंसी एंड सेटलिंग वेलोसिटी और बीओडी पे पूछे गए थे। और 15 क्वेश्चंस जो थे वो प्रिंसिपल ट्रीटमेंट यूनिट्स, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, फिल्टर क्लीनिंग मैकेनिज्म, क्लोरीन डिमांड, बैक्टीरिया इन्वॉल्व, एमएसडब्ल्यू डिस्पोजल मेथड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, टाइट्रेशन, सेप्टिक टैंक, एसवीआई कोलिफॉर्म टेस्ट, स्लो सैंड फिल्टर, रिलेशनशिप, टीओडी स्कीमिंग टैंक। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ इस तरह सब्जेक्ट्स पूछे गए थे। तो अगर आप टोटल ओवरऑल एनालिसिस करो तो 120 में से 79 क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरी के थे। ठीक है, और 41 क्वेश्चंस जो थे वो न्यूमेरिकल के थे। ठीक है, विच मेक्स 120 क्वेश्चंस। तो अगर आप ये एनालाइज कर पाओगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली इट इज 34% प्लस 66% हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस थे और 34% यानी 120 का अगर आप 34% करोगे तो इट विल कम 44 क्वेश्चंस। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस टाइम भी आपके जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 35 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो थ्योरी है आपकी वो आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 80 से 85 क्वेश्चंस ये आपके थ्योरी के रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे पैरेलली फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलावा सभी जो न्यूमेरिकल्स थे वो मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे देवर फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, एनालिटिक बेस्ड। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी दैट हैव बीन एबल टू डू। और थ्योरी में मिक्स टाइप का पैटर्न था, बेसिकली एमसीक्यू के भी क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो सभी थे। तो एमसीक्यू का मतलब है इसमें आपको सिर्फ सिंपली स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी का जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैच द फॉलोइंग भी पूछे गए थे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी था, असर्शन रीजन भी पूछे गए थे। ठीक है, असर्शन रीजन भी पूछे गए थे और आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स देकर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो पेपर जो था वो मिक्स टाइप का था। ठीक है, सभी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब आते हैं यहाँ पर कि आपको अब किस लाइन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जिस लेवल पे मैंने एनालिसिस करके यहाँ पर दिखाया है उस तरह आपको अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करना है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको 35 से 40 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आपको न्यूमेरिकल पर भी पैरेलली फोकस करते रहना है थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, अगर अब हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जनरली ये देखा जा रहा है किसी भी एग्जाम में अगर 120 क्वेश्चन थे हमारे इस एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेटली जो 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको वो 30% लगभग आपका होता है 35 क्वेश्चंस। तो ये जो 35 क्वेश्चंस हैं यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो दे विल बी एबल टू डू दैट 70%। बट ये 30% जो क्वेश्चंस हैं इस पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको इनपुट्स देने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो इस 30% पे, बाकी 60-70% आपने इस लेवल पे तैयारी कर रखी है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो दे कैन डू 60 to 70% ऑफ द पेपर।
ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थॉरली, अगर उन्होंने बीटेक में अच्छे से पढ़ रखा है तो दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि आपको अपना इवैल्यूएशन कैसे करना है, कहाँ पर लैग हो रहा है, आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का एनालिसिस करना है, अपना लेवल पे एनालिसिस करना है। मेरे सिलेबस के एनालिसिस से आपको हेल्प केवल गाइडेंस मिल जाएगा, बट अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाने के लिए आपको अपने लेवल पे जाके सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस का एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आपको एक इसकी प्रिंट आउट अपने साथ रखनी है। प्रिंट आउट रखने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो आपने अभी तक जो भी प्रिपरेशन की है उसके हिसाब से इसमें ये वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए जो जिसपे आपको कॉन्फिडेंस कम है, या जिसपे आपको लगता है कि मेरे से इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम में। ये प्रिलिमिनरी तरीका है, सबसे पहला तरीका है असेसमेंट का। तो सपोज आपको फ्लड रूटिंग के बारे में अच्छे से नहीं पता, ठीक है, मस्किंघम मेथड आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आपने ये टॉपिक मार्क करके रख लिया अपने सिलेबस में, ठीक है, मस्किंघम मेथड, ठीक है। बाकी टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़े, आपको लगता है कि आपको आता है, तो आपने उनको फर्स्ट स्टेज पे नहीं किया। इसी तरह ग्राउंड वाटर फ्लो में आपको अगर लगता है कि आपको रेडियल फ्लो इनटू वेल, इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू एनालाइज लाइक दिस। अब होगा क्या, जब आप एनालाइज कर लोगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है, तो आपके वीक टॉपिक्स आपको पता चल गए, ठीक है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस कम था, जिसके आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। और जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उन्होंने अगर बीटेक में अच्छे से पढ़ रखा है तो दे विल बी नोइंग कि कौन से टॉपिक पे उनको और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तभी आप एक्चुअल में अपनी क्या चीज कहां से पढ़ना है ये डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है, जब आपने ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद ये आता है कि आपको वो चीज कहां से पढ़नी, क्या सोर्स फॉलो करना है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, वो हम नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रैक्टिस करनी है, असेसमेंट करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी 1-2 साल से, उनके लिए इजी होगा आसान करना, असेसमेंट करना। लेकिन जो नए फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं उनको पेपर सॉल्व करके नहीं देखना, दे जस्ट हैव टू गो थ्रू द पेपर। ये देखना है कि किन किन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू गिव मोर इनपुट इन दैट टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह के आपको टॉपिक सिग्रीगेट करके एनालाइज करके प्रीवियस पेपर से निकालने होंगे। उसके बाद आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है अपनी पढ़ाई में, बेसिकली अप्रोच ऐसी डेवलप करना है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके कि जब आप एक्चुअल में अपना प्रिपरेशन करोगे, थ्योरेटिकल बुक रीडिंग करोगे या मटेरियल रीड करोगे, तो आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चंस कहां से और कैसे फ्रेम हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके कहां से फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये अप्रोच से आप पढ़ोगे तो जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपका माइंड ग्रैस्प भी अच्छे से करेगा और आप उसे जॉट डाउन भी कर लोगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको इनिशियल स्टेज पे ही लानी होगी, पहला स्टेप यही है आपको करना है, ठीक है। तो असेसमेंट के बाद आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, जहां पर आपको इनपुट देने की जरूरत है, तो उसके बाद आती है कि उसको पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, देयर इज नो लिमिट फॉर लिमिटेशन ऑन सोर्सेज। तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको वो टॉपिक पे जो भी लेक्चर्स होंगे उनका रेफरेंस लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग को लेके आप अपने स्टडी मटेरियल पे से उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल हो सकता है, अगर आपका टॉपिक बिल्कुल ही आपको नहीं आता है तो देन देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू गो टू बुक्स।
आपको स्टैंडर्ड बुक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी बुक फॉलो करने के लिए बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है, तो आप एक बार में जो जो टॉपिक्स आपको कम लगते हैं, एक बुक उठाया आपने स्टैंडर्ड बुक, उसके सारे टॉपिक्स आपने जो जो आपके उस सब्जेक्ट के वीक थे वो कवर कर लिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपने यूट्यूब पे सर्च किया। इस तरह आपने बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि आपको ऑनलाइन कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या कि नहीं है। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो भी इस समय ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी बिकॉज वो ऑलरेडी 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी असेसमेंट करके अपने वीकनेस पे काम करने की जरूरत है, जो आपकी कोचिंग वाला आपको नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। केवल कोचिंग उनको जरूरत है जिनका कोई भी फाउंडेशन नहीं है, जिनका बिल्कुल बेसिक ही नहीं है, जिन्होंने बीटेक में ही बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा, या फ्रेशर्स हैं जिनको कॉलेज में केवल आपके नोट्स पढ़ के आप पास हो गए हो, तो सिर्फ उनको कोचिंग की जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करके एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ओपिनियन, बट ये मेरा ओपिनियन है कि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, बिकॉज जो आप खुद टाइम दोगे उससे आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सिर्फ जिनके बेसिक्स वीक हैं, जिनको लगता है कि मैं कम टाइम में इतना ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा, देन दे हैव टू गो टू दी कोचिंग। अब कोचिंग के लिए आप अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स से फीडबैक ले सकते हो कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से नहीं होगा। आपको कोचिंग के साथ अपना सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। तो पैरेलली आपको, दिस इज द एसेंस ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो यू हैव टू कैरी ऑन योर स्टडीज अलोंग विथ सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग ले भी रहे हो, ठीक है। और कौन सी कोचिंग है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स। बहुत सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उन्हें रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास जो सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, यूट्यूब के में सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्या आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक, मतलब बेसिक कंटेंट कह सकते हैं, वो एज पर फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स आप आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल ले सकते हो। वो पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, बट आई वुड सजेस्ट आप पीडीएफ वाले पे मत जाओ, उनका प्रिंट आउट कर लो, या आप अपने फ्रेंड से जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया उससे आप ले सकते हो या परचेज कर सकते हो। तो आईएएस मास्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो आप उसे अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको उन स्टूडेंट से उस 30% स्कोर के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। कि जो भी आपने असेसमेंट किया, ठीक है, उस असेसमेंट के बाद भी अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें जो पॉइंट्स आपको एड ऑन मिलते हैं वो आप इसमें मटेरियल में ऐड करते चलो, ठीक है। ऐड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपका बेसिकली होगा कि आपका जो मटेरियल है वो इंप्रूव होता जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना मटेरियल जो भी है वो इंप्रूव करने की कोशिश करना है। फ्रॉम जहां से भी आप डिफरेंट सोर्सेस फॉलो कर रहे हो तो वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप आईएएस मास्टर का मटेरियल यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए, या फिर आप जो भी टॉपिक्स आपने एनालाइज किए, आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल वीक हैं, तो आप बुक्स का यूज करके उस पर्टिकुलर, सपोज आपको लगता है कि मैकेनिक्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन गो टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एनी स्टैंडर्ड बुक। तो इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि इस समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको जो सोर्स हैं वो लिमिटेड रखने हैं। सोर्स लिमिटेड होने चाहिए बट रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल है अलग अलग कोचिंग्स का, उन सबके पीछे नहीं भागना है। ध्यान रखने, मटेरियल को कलेक्ट करके रखने की टेंडेंसी मैंने देखी स्टूडेंट्स में, वो नहीं करनी है। सिंपल 1 मैक्सिमम 2 आप रेफरेंस मटेरियल्स यूज करो, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे। आपका जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो यहाँ पर टाइम है, टाइम का मैनेजमेंट है और प्रैक्टिस है, ठीक है, और अपना सेल्फ असेसमेंट है। तो ये 3 चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए ध्यान रखनी है,
ठीक है। तो सोर्सेज लिमिटेड रखना है, एक मैंने आपको सोर्स बता दिया, दूसरा सोर्स आपकी बुक्स हो सकती हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर नहीं समझ में आ रही तो यू हैव टू गो टू बुक्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस आपकी कंफ्यूजन में गलत हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप लीव दैट सब्जेक्ट, आपके 4-5 क्वेश्चन नहीं होंगे तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा इनपुट, जहां पर आपके क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या जियोटेक में जाते वहां पे आप टाइम दो, ठीक है, न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको इम्प्रोवाइज करना है अपना स्टडी मटेरियल, पॉइंट्स ऐड करते हैं जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम में एक्स्ट्रा एज देगा, ठीक है। अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो ये मटेरियल तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, यू विल बी एक एवरेज मार्क्स आके ही आपका वो हो जाएगा, बिकॉज वैकेंसीज कम है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं, मल्टीपल सोर्सेज अवॉइड करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सिंगल गुड रिलायबल सोर्स फॉलो करना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स आपको फॉलो करना है। मल्टीपल टाइम्स का मतलब है आपको रिवीजन करते रहना है, साइक्लिक रिवीजन, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने रिवीजन स्ट्रेटजी के वीडियो में बताया था कि रिवीजन आपको कैसे करना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बुक्स, कौन सी बुक्स, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में इस पर्टिकुलरली ए के एग्जाम के लिए आपको बता देता हूं कि किस सीक्वेंस में आपको बुक्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस का बेसिक फंडामेंटल ये है कि आप डोंट रन बिहाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप इस स्ट्रेटजी पे मत जाओ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे जाओ, बिकॉज अगर आपने कंसेप्ट उस टॉपिक का क्लियर कर लिया तो कितने भी क्वेश्चन उससे घुमा फिरा के पूछे जाएं कंसेप्चुअली वो आप कर ले जाओगे। सिर्फ बचता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी टेंडेंसी हो रही है एग्जाम्स में कि आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोडल प्रोविजंस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो डोंट रन बिहाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बनाने पर आपको फोकस करना है, ठीक है, कि मतलब मैं यूथ की बुक भी लगा लूं, मैं सब कुछ लगा लूं, तो इट विल नॉट इंश्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज ट्रिक अभी भी वहीं पे है कि वो जो 30% क्वेश्चन है ना, वो आपको वहां पर आपको अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया तो यू विल लैंड अप विदाउट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और उस पर काम करो और फिर उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बुक के लिए सबसे पहले जो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिंक्ड हैं गेट और ईएसई के लिए। तो कंसेप्ट आपने जो पढ़ाई की उसके प्रैक्टिस के लिए आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड जो भी आपके पास इसकी बुक्स पीडीएफ में अवेलेबल है मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आप एक्सेस करके अपने सेव कर लो सिस्टम पे। तो गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर हार्ड कॉपी है तो इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं उनको आप मार्क करके रख लो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि जब सेकेंड टाइम पढ़ो तो आप टाइम वेस्ट मत करो पुराने क्वेश्चंस को भी करने के लिए। क्योंकि जब अगर आपने एक बार कर लिया वो क्वेश्चन तो वो आप एक्चुअल एग्जाम में कर लोगे, उस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये कभी भी तैयारी करते समय ध्यान मत रखो, ध्यान नहीं मतलब ये फोकस नहीं करना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वही क्वेश्चन आएगा। आप ये स्ट्रेटजी रखो कि उस क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके कवर होते जा रहे हैं, जो आपने पढ़ाई की है वो सारी चीजें कवर हो रही हैं आपके सिलेबस से। तो ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो असर्शन रीजन होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सभी कवर करने हैं, एटलीस्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जिस प्रायोरिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले गेट और ईएससी के क्वेश्चंस आपको लेके चलना है। उसके बाद जो हमारी गुप्ता एंड गुप्ता की स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता की स्टैंडर्ड बुक है, इसमें बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, सिर्फ दे आर फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग, उसको वन लाइनर की तरह समझते हुए उसको याद किए जा रहे हैं। दैट शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी। आप देखोगे कि जो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है वो आपके सब्जेक्ट के सीक्वेंस में चल रही है, जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चल रही है, तो आप उसको थॉरली लगाइए, ठीक है। सिर्फ आप उसमें जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको मार्क करके रख लीजिए और लास्ट मोमेंट पे आप उसको उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको आईएएस गेट विज के प्लेटफॉर्म पर जाके उनके वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी मैं कुछ और सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले।
तो थॉरली आपको गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने हैं। अब आते हैं चौथी प्रायोरिटी जो है वो एसएससी जेई के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि वो हर साल नए क्वेश्चंस देता है, नए क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो उससे होगा कि आपका माइंड एप्लीकेशन जो आपने पढ़ाई की है वो बेटर तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। फिफ्थ जो प्रायोरिटी है दैट इज जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जिन स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे चैप्टर वाइज किसी किसी बुक में एमसीक्यूज दिए हैं, तो वो टाइम बचता है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, अभी देखा गया था एसएससी जो आपका जेई का एग्जाम हुआ तो उसमें सैन फाउंड्री करके एक वेबसाइट, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो डिफरेंट एवर एग्जाम या एग्जाम बुक इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो बहुत ज्यादा। सैन फाउंड्री की जो वेबसाइट, इस पे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज सिलेक्शन है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उन्हें प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि मैं सिर्फ सैन फाउंड्री के क्वेश्चन लगा लूं और याद कर लूं और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा। तो यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको आप अपने सिलेबस को कवरेज और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी मैं ऑब्जर्व करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे क्विजेस देते रहते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब जो क्विजेस हैं वो बेसिकली प्रीवियस ईयर या कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया वही क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन मल्टीपल सोर्सेस पर मत भागो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज वो आपको एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है, ठीक है। वहां की रैंकिंग आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करने वाली है, ठीक है। तो ये सब जो आपके सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप टाइम वेस्ट करते हो वो आपको अवॉइड करने हैं, और वो टाइम आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लगाओ, और इस प्रैक्टिस से आप एनालाइज करो कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस टॉपिक को फिर से पढ़ो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते रहते हैं कि सर आपका जो टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा टफ है। वो टफ इसलिए है बिकॉज वो क्वेश्चंस आपने पहले कभी देखे नहीं, तो इसलिए आपको टफ लगता है, ठीक है। तो अगर पेपर पूरा ऐसा ही आ जाएगा तो वो सबके लिए टफ होगा, तो कट ऑफ विल बी नॉट मोर देन 50%। तो स्ट्रेटजी टेस्ट सीरीज का पर्पस समझना होगा इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये है कि पर्पस ये नहीं है कि आप उसमें फर्स्ट रैंक लाके आप अपना मोटिवेशन गेन करो, पर्पस ये है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, जो आपने तैयारी की है वो तैयारी किस लेवल की है, ठीक है, उसको आपको असेस करना है। उससे आपको देखना है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स का आप कर रहे हो नोट डाउन करते चलो, कौन से टॉपिक है उसके लिए एक सेपरेट डायरी रखो टेस्ट सीरीज के लिए आप, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो उसमें नोट करते चलो, या फिर आप अपने नोट्स में ऐड करते चलो, जो जो चीजें आपको एडिशनली मिल रही हैं एक्सप्लेनेशंस उनके जरूर पढ़ो, ठीक है। बिकॉज अगर टेस्ट सीरीज में अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा एज, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे, एडिशनल फैक्ट्स मिल जाएंगे, आपको एडिशनल कोडल प्रोविजंस मिल जाएंगे जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम में इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट आप पर प्राइमरी पर्पस होना चाहिए रादर देन गेनिंग मोटिवेशन, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप वही फॉलो करो जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही हो, जिससे आपको लगता है कि आपको रियल एग्जाम में उसको आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूं कि दे आर फॉलोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, बहुत सारे फ्री टेस्ट और इधर उधर टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, उन सब पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, ये अपने फीडबैक ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए उन्होंने क्या फॉलो किया आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना है सिलेक्शन आपका लिमिटेड होना चाहिए, बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी करने की, मैक्सिमम आप 2 to 3 टेस्ट सीरीज रखिए जो रिलायबल है आपकी, ठीक है। और मेरी टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप एक्सेस करते हो तो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक और ऐप भी मैंने लॉन्च कर दी है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो दैट टेस्ट सीरीज जहां से आपको इंप्रूवमेंट होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपको एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको एक्चुअल एग्जाम में बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो
ये मेरा कुछ अपना ओपिनियन था प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स इसमें जो जो रेलेवेंट लगता है जिस स्टूडेंट को, वो अपना नोट डाउन करके आगे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे। ठीक है, जेई के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एनालाइज कर दूं और तो कमेंट करेंगे तो विल वर्क अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।